नमस्कार, मैं हूँ सार्थक। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 एंड आज हमारे डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। जी सर। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। ईरान अमेरिका का युद्ध फिर से शुरू हो गया। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और मोदी सरकार की क्या तैयारी है इसमें? देखिए सार्थक, पहले जब यह युद्ध शुरू हुआ था उस समय जो सामान हमारे जो वहां से बाहर से हम लोग सामान मंगाते थे वह आना बंद हो गया था। ये इधर से सामान जाना भी, आयात निर्यात कह सकते हैं, दोनों बंद हो गया था। बहुत घूम करके आता था। सबसे ज्यादा इस पर प्रभाव पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों पर पड़ता था। फर्टिलाइजर के सामान यानी कि किसानों के लिए, पेट्रोल डीजल यानी कि आम जनता के लिए, गैस वह भी आम जनता के लिए, यह सारे प्रभावित हुए थे, जिसके वजह से कच्चा तेल प्रति बैरल $120 पहुंच गया था। जब युद्ध बंद हुआ तो कच्चा तेल $65 से $70 के आसपास आ गया, 50% कम हो गया। यह बात अलग है कि हमारे देश में रेट कम नहीं हुआ, रेट बढ़ा तो बढ़ा ही हुआ है। कम नहीं होता हमारे देश में रेट बढ़ने के बाद, चाहे भले मटेरियल कम रेट में मिले या ज्यादा रेट में, बात वह नहीं है। बात यह है कि इस युद्ध में हम कहां पर हैं। ईरान का स्टेटमेंट आया है कि जो भी देश अमेरिका के साथ है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमारे देश पर भी हमले के आशंकाएं बढ़ गई हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वह अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ खड़ी है। पहले ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, बरसों पुराना दोस्त है और हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह दोस्ती तोड़ दी और इजराइल और अमेरिका के साथ चले गए। ईरान से कच्चा तेल जो हमारे पास आता था, सप्लाई आता था, वह 60 दिन के क्रेडिट पे आता था। पैसे भी हम इंडियन पैसे देते थे उसके। भारत में ही यूको बैंक में उसका अकाउंट था जिसमें पैसे हम डालते थे, पैसे भी हमारे देश में रहते थे, हमें रुपये में मिलता था। जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज है वह भी कम होता था, 6 से 7 दिन में शिप आ जाती थी। इंश्योरेंस भी हमें देना नहीं पड़ता था, वह अपने आप माल पहुंचा देता था। अब हमारा देश वेनेजुएला और अमेरिका से तेल ले आ रहा है, उसे आने में 45 डे लगता है। तो सोचिए कि ट्रांसपोर्टिंग का खर्च कितना बढ़ गया, इंश्योरेंस चार्जेस कितने बढ़ गए, यह सारी चीजें हैं, दिखते हैं। और रसिया से भी तेल हमारा आता था, अच्छी दोस्ती थी, सब्सिडी पे तेल रसिया हमें देता था। रसिया और ईरान से रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया हमारे देश की सरकार ने, अमेरिका के कहने पर। और अमेरिका हमारे ऊपर लगाम लगा रखा है, वह हर ₹2 की चीज को ₹6 में हमें दे रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा है वह खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार इसमें फेल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार है नहीं और हमें आयात ज्यादा करना पड़ रहा है, निर्यात हम कम कर रहे हैं। तो जब आयात कर रहे हैं तो वह डॉलर में हमें करना पड़ता है, अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है, और डॉलर है नहीं हमारे पास। इसके लिए अमेरिका के लिए मार्केट खोलना पड़ा है, ट्रेड डील किया है इन्होंने। अमेरिका से जो हम टैक्स लेते थे, हमारे देश में सामान आता था, वह टैक्स होता था 7% से लेकर के 75% तक का। हमारे देश की सरकार ने वह टैक्स 0 कर दिया और अमेरिका जो 2.5% हमसे टैक्स लेता था, हमारा सामान जाता था, वह उसने 18% कर दिया। यानी कि हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है, इस युद्ध का असर हमारे देश में जो पड़ेगा, महंगाई आसमान को छुएगी। महंगाई तकरीबन 2 गुना 3 गुना महंगाई जाएगी, बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कंपनियां हैं उनको मटेरियल नहीं आ पाएगा, रॉ मटेरियल जो कहते हैं वह नहीं आ पाएगा, जिसके वजह से कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो लोगों को रोजगार से निकाला जाएगा। यह सारी चीजें हैं जिस पर हमारे देश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और बाकी तो
देश की जनता को खुद ही समझना चाहिए कि जो 12 साल इस सरकार को हो गए, जो भी वादे किए थे इस सरकार ने वादे निभाए नहीं। चुनाव में फिर भी इसकी जीत होती है। वह हर कोई जानता है कि चुनाव में जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन जनता खिलाफ में सड़क पर भी नहीं आ रही है। यह दुविधाजनक है, जिसकी गुनाहगार खुद इस देश की जनता ही है, कोई और नहीं। अब कुछ अंधभक्ति है, जब अपने आप पर पड़ेंगे, खाने के लाले पड़ेंगे और क्या ना कि आपको काम नहीं मिलेगा, छीना झपटी होगा, तब लोगों को अक्ल आएगा। लेकिन कहते तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। वह वक्त बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है, जो आम जनता को ही इसकी मुसीबत होगी। पेपर लीक से बच्चे परेशान हैं, और जिस तरह से विदेशों में भारत की साख गिर रही है, उससे अब हमारे देश से कोई जा रहा है तो उसका कोई इज्जत नहीं है, उसे शक की नजर से देखा जा रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग में हमारा लगातार डाउन होता जा रहा है। उसका मतलब है कि हमारे ऊपर विश्वास जो है विदेशों का, वह विश्वास घट रहा है। हमारा वजन कम हो रहा है, लोग हमारे देश में नहीं आ रहे, हम भिखारी की तरह जा रहे हैं और हमें लोग भिखारी समझते हैं। और एक इवेंट बाज प्रधानमंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, वहां से भी भद पिटवा करके आ गए। चार्टेड प्लेन से लोगों को ला करके वहां पर फ्लैश लाइट जलवा करके डांस करवा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने धज्जियां उड़ा करके रख दिए। लेकिन लाज शर्म हया सरकार ने सब खो दिया है, और सरकार इस समय फेल है। हकीकत यह है कि सरकार फेल हो चुकी है और अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खत्म हो चुका है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है। शुक्रवार को 1700 अंक से सेंसेक्स डाउन हो गया। इसका मतलब है कि 3 लाख करोड़ रुपया हमारा डूब गया। वह आम जनता के पैसे हैं, बड़े लोगों के पैसे नहीं हो, वो मध्यम वर्ग के लोगों के हैं, जो 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपया कमाते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। वह सब डूब रहे हैं। बाहर के लोग पैसे नहीं लगा रहे, अपने पैसे निकाल करके भारत से लेकर के जा रहे हैं। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। जी सर। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आरएसएस मोदी को हटा पाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी से, या फिर आरएसएस बीजेपी की ये नई चाल है देश को गुमराह करने का? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर सर? देखिए सार्थक, पिछले कई दिनों से जो घटनाएं घटी हैं वह बहुत चिंताजनक है। अगर हम राम मंदिर के मुद्दे से अगर इस पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि राम मंदिर में जो दान घोटाला हुआ है, दान लूट हुई है, लूट उसको कह रहे हैं, घोटाला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दान की लूट हुई है। यही से सारा खेल खराब हुआ है। यही से सच्चाई आरएसएस की भी और भाजपा की आई है। दोनों एक ही हैं, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक आरएसएस है और एक बीजेपी है। आरएसएस मदर है और बीजेपी उसका बच्चा है। पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले यह जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ के नाम से जाना जाता था। उस वक्त भी यही राम के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे और गुंडागर्दी करते थे लोग और भ्रम फैलाते थे, तो बदनाम से हो गए। तो 1980 में 1980 में जब बदनाम हो गया तो जनसंघ का नाम खत्म करके भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के पार्टी को आगे बढ़े। दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, आडवाणी और वाजपेयी की। उन लोगों ने संविधान के तहत चलना शुरू किया। आरएसएस संविधान नहीं मानता है, अभी भी नहीं मानता है। वह ड्रामा करता है कि हम मानते हैं, लेकिन आरएसएस संविधान को नहीं मानता। तो लोकतंत्र को भी वह नहीं मानता, वह मनुस्मृति को मानता है आरएसएस संगठन जो है। लेकिन चोला लोकतंत्र का पहना हुआ है। अब जब यह परिस्थिति आ गई कि दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, सत्ता तक पहुंची, संवैधानिक तौर पे थी, लेकिन मोदी 14 में आने के बाद सारे संविधान खत्म हो गए, लोकतंत्र खत्म हो गया। इन्हें लोकतंत्र और संविधान से मतलब नहीं है, यह मनुस्मृति को मानने वाले हैं। मोदी मनुस्मृति को मानते हैं। संविधान की कस्में, लोकतंत्र की कस्में खाते रहे, लेकिन देश हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जितनी बार भी विदेश गए हैं,
अडानी या तो उसके पहले गए या अडानी उसके बाद गए, हर जगह प्रोजेक्ट अडानी को मिला है। लेकिन बाहर से जितने देश में भी गए, किसी भी एक देश से अभी तक इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया है। लेकिन सरकारी पैसे से मोदी जाते हैं अडानी के काम के लिए। अब यानी कि अडानी से भाजपा और आरएसएस दोनों को फायदे हैं, दौलत मिल रहे हैं। लेकिन आरएसएस का क्रेज घट रहा है। राम मंदिर के बाद जो बैकफुट पर आरएसएस आया है, यह सब कुछ आपस के टकराव के वजह से हुआ है। यह तो सत्य है कि आरएसएस मोदी और अमित शाह को हटाना चाहता है। वह हटाने का कोशिश उस वक्त भी किया जब 2024 लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने के बाद नरेंद्र मोदी को हटा देना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चालाकी से एनडीए का लीडर अपने आप को घोषित करा दिया। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने यह कार्य किया। नीतीश और नायडू ने इसे संरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की बैठक नहीं हुई संसदीय दल की, उसके नेता भी नहीं चुने गए और प्रधानमंत्री बन गए, जो गैर संवैधानिक है। अब इन चीजों के बीच बन गए पीएम बन गए, तो ब्यूरोक्रेसी की मदद से यह सबको डरा धमका रहे थे। लेकिन राम मंदिर के बाद में जो इनकी कमजोरी हाथ लगी है आरएसएस के, आरएसएस ने सरकार पर शिकंजा कस दिया है। राम मंदिर से आरएसएस, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आरएसएस अपने आप को साइड कर लिया है, लेकिन कमेटी में फिर बैठा हुआ है। लेकिन पूरा दाग मोदी गवर्नमेंट पर आ गया है और योगी गवर्नमेंट पर आ गया है। अब यह लड़ाई योगी और मोदी की हो गई है। आरएसएस अपनी पकड़ भाजपा पे बना रहा है, पहले से भी उसकी पकड़ पार्टी और सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री पर होता था। आरएसएस ही प्रधानमंत्री का चेहरा नियुक्त करता है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह दो नियुक्ति आरएसएस की होती है, वह अपने लोगों को बैठाता है। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जो अमित शाह का सपना देख रहे हैं, उनको विरासत सौंप के जाएंगे। यह देश किसी की विरासत नहीं है, यह देश 144 करोड़ लोगों का है, 150 करोड़ लोगों का। भूल कर दिया इन्होंने। अब आरएसएस को अपने आप को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 86.8% जनता इनके खिलाफ हो गई है। तो आने वाले वक्त में आरएसएस को चुनौती है, और अगर आरएसएस इनको रखता है तो मोदी जैसे ही मजबूत होंगे, पहला शिकंजा आरएसएस पे कसेगा, तो आरएसएस को खत्म, मोहन भागवत को खत्म निपटा देंगे। क्योंकि मोहन भागवत के बाद जो आरएसएस का संचालक बनेंगे, उनसे नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी बनती है, वह मोदी के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए मोदी अभी कमजोर हैं और भागवत अगर मजबूत हो गए हैं तो वह मोदी को निपटा दे तो बेहतर है, अन्यथा भागवत निपट जाएंगे और आरएसएस में भी कब्जा पूरी तरह से मोदी को हो जाएगा। फिर मोदी को हटा पाना कुर्सी से बहुत मुश्किल होगा। तो यह लड़ाई दोनों के बीच में छिड़ी हुई है। अब इससे एक चीज है कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को जिस तरह से मोदी निपटाना चाहते, अगर अब तो खैर बड़ी मुश्किल है क्योंकि कैबिनेट विस्तार हुआ नहीं, लेकिन कभी भी ये कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। पार्लियामेंट सेशन 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन एक बात है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तलवार लटका हुआ है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जब आम जनता में बगावत है, लोग आंदोलित हो गए हैं, जगह जगह सड़क पर लोग उतर रहे हैं, तो फिर मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि बगावत सा हो गया है। और युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, छात्र संगठन जो कहते हैं, वह सड़क पर है और छात्रों से डर बहुत लगता है। किसानों का भी साथ मिलता हुआ इन छात्रों को नजर आ रहा है। किसान भी साथ में इनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। विपक्षी दलें भी सपोर्ट कर रही हैं, कहीं कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दल अपने अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से आंदोलित है। अब महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है कि लोकसभा सत्र के दौरान जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, 3 बिल पास करना, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का। यह 3 बिल अगर पास करने में सफल हो जाते हैं तो मोदी को पीएम की कुर्सी से कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन अगर यह 3 बिल नहीं पास होता है तो मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। यानी कि 362 सांसद चाहिए इन्हें, लेकिन 362 है नहीं, 318 हैं। उन 318 में 30 एनडीए गठबंधन के
नीतीश नायडू के साथ देंगे या नहीं देंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसदों का साथ इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी और सरकार दोनों दांव पर लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की कई बातें सच हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री दफ्तर में लगातार हलचल मचा हुआ है, बैठकों का दौर शुरू है, मंथन हो रहा है, लेकिन रास्ता निकल नहीं पा रहा है। इनके पास एक ही रास्ता है, या तो विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर दे और बिल पास कर दे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और नहीं तो अगर कोई चमत्कार हो जाए तो फिर बात अलग है। जी सर। तो सर आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों मोदी का सामना नहीं कर पा रहा है? कांग्रेस अकेली दिख रही है, क्या सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है? ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। जिस तरह से उद्धव ठाकरे शिवसेना का 6 सांसद जाकर के मिल गए एक नाथ शिंदे में, यह एक सामान्य बात नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। यह रजामंदी से गए हैं, यह तोड़ दिए गए हैं, यह ड्रामा सब चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह रजामंदी से मोटी रकम लेकर के उद्धव ठाकरे भेजे हैं, इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है उन्होंने। दूसरी चीज, टीएमसी ममता बनर्जी टूटी, ममता बनर्जी को तोड़ा गया है, पूरी तरह से उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी के लोग जिस पार्टी में गए हुए हैं 20 सांसद, एनसीपीआई, उस पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और उसके पास 20 सांसद आ गए, यह मान्य नहीं है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से और स्पीकर की तरफ से इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यह मान्यता जरूर देंगे, असंवैधानिक तरीके से मान्यता देंगे, संवैधानिक तरीके से तो नहीं दे सकते, यानी कि छल होने वाला है, धोखा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, इस वक्त 7वां महीना चल रहा है साल का, 5 महीने बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव होने। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, पार्लियामेंट के अंदर नंबर 3 की पार्टी है, लेकिन कहीं जमीन पर दिख नहीं रहे हैं, यानी कि वह भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहे हैं, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शरद पवार कांग्रेस में विलय होने की बात हो रही थी एनसीपी की, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके 8 सांसद, यानी कि पूरा विपक्ष जो था वह भाजपा से कंप्रोमाइज हो चुका है। इकलौती कांग्रेस है, और कांग्रेस जानती थी यह सब मिले हुए हैं, नहीं तो मोदी की सरकार कब की गिर गई होती। अब कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे पे सब चल रहा है, राहुल गांधी को इस देश की जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब राहुल गांधी को फुल सपोर्ट मिल रहा है तो जनता का झुकाव भी हो रहा है और राहुल लड़ते हुए दिख भी रहे। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और नरेंद्र मोदी के लिए और भी ज्यादा, क्योंकि विदेशों में भी जनाधार राहुल गांधी का लगातार बढ़ रहा है, मोदी का जनाधार घट रहा है। देश में भी मोदी के खिलाफ 86.8% हो रहे हैं और उन 86.8% में लोग राहुल की तरफ झुकाव कर रहे हैं। छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, छात्र बहुत तेजी से राहुल की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का जो एसआईआर हुआ वह एसआईआर संदेह के घेरे में था। अब चुनाव आयोग ने एक स्कीम और लॉन्च कर दिया, असंवैधानिक तरीके से युवाओं के नाम अब कटने जा रहे हैं, युवाओं के हर किसी का नाम चढ़ेगा नहीं, नियम बदलने जा रहे हैं। आप वह डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे, उसमें आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबका डॉक्यूमेंट आपको लाना पड़ेगा। आप इम्पॉसिबल है किसी को ला पाना। इसका मतलब कि एक सोची समझी रणनीति की तरह इस देश के युवा पीढ़ी को जो सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है उसे वोट से वंचित करने का एक साजिश है। इसका परिणाम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर यह देश जाग गया, जैसे एसआईआर से करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से गायब हो गए,
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने इसको यात्रा भी निकाला, प्रेजेंटेशन भी दिया, जो आम जनता ने देखा। और अब भी अगर जनता नहीं संभली और जनता सड़क पर नहीं उतरी, इसके खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की, तो फिर इस देश में एक छत्रप राज होगा और चुनाव नहीं होगा, राजवाड़ा नरेंद्र मोदी का स्थापित हो जाएगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। फैसला देश की जनता को करना है। जी सार्थक। जी सर, इसी के साथ आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक।